आज हम जो पावर क्राइसिस उत्तर भारत को झेलना पड़ा नॉर्दर्न ग्रिड के फेल होने के बाद, उस पर हम बात कर रहे हैं। और अगर कुल मिलाकर देखें तो तत्कालीन जो सवाल जो इस पूरे संकट से खड़े हुए वो ये कि जो तमाम राज्य हैं उनको एक अनुशासन रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्रॉ जो है बिजली की जो है उनको नहीं करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के सवाल बार बार न खड़े हो। लेकिन जो बड़ा सवाल, जो लार्जर तस्वीर है, जो लार्जर पिक्चर सवाल है, क्वेश्चन है, वो ये है कि हम बिजली की जो खपत जो है, जो उत्पादन है, वो दरअसल कैसे बढ़ाए, जबकि हमारी खपत जो है लगातार बढ़ रही है। इस वक्त देश में जो कहते हैं गर्मियों में 2,17,000 मेगावाट की हमें जो है ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, और इसमें से हम लोग 1,99,877 मेगावाट ही जनरेट कर पाते हैं। और जो जनरेट करते हैं उसमें करीब करीब 30 से 35% जो है वो लॉस हो जाता है हमारा कई कारणों से। तो जो तस्वीर है कुल मिलाकर आलोक जी, वो तस्वीर बहुत चिंताजनक है। ये तत्कालीन सवाल तो एक तरफ है, लेकिन अगर हम बड़े सवाल देखें तो वो हमारे लिए इस वक्त ज्यादा चिंता की बात है। देखिए 2010 तक तो ठीक ही चल रहा था, इन द सेंस की जो जनरेटिंग कैपेसिटी में जो इंक्रीज आना था उसमें कुछ उम्मीदें लग रहे थे। लेकिन 2010-11 में दो चीजें हो गई। एक तो हाइडल के कुछ प्रोजेक्ट जिन पर पहले से क्लियरेंसेस दिए गए थे, वो क्लियरेंसेस वन बाय वन कुछ तत्व जो गवर्नमेंट में थे तब वो उसको फॉर सम रीजन वापस लेना शुरू किया। सेकेंडली थर्मल पावर में एक अजीब सा पॉलिसी आ गई जिसको कहते थे गो नो गो। मतलब जब आज मुझे मर्जी होती है तो मैं गो करूंगा, कल मेरा मूड खराब हो गया तो मैं नो गो करूंगा। तो बोथ इन थर्मल एंड इन हाइडल कुछ कंपनियां स्थापित हुए, उनको लाइसेंस दिए गए, उनको क्लियरेंसेस दिया गया, और उसके बेसिस पे उन्होंने पब्लिक फाइनेंस से पैसा भी रेज किया और अचानक उन पर रोक लगा दी गई। तो उससे जो सेटबैक हुआ है उससे अभी तक मुझे लगता है पावर सेक्टर रिकवर नहीं कर पाया है। और तो लक्षण ये लग रहे हैं पिछले एक साल से कि गवर्नमेंट ने अब ये तय कर लिया है कि ऐसा गो नो गो पॉलिसी नहीं होगा, और प्लस जहां जहां हाइडल में पहले से क्लियरेंस दे दिया गया है उसमें इतने आसानी से उस क्लियरेंस को वापस नहीं लेंगे। नीतिगत खामियां हैं क्या आपको लगता है राजेंद्र जी, जिसके कारण जो है ये संकट जो है बढ़ता जा रहा है? देखिए, नीतिगत खामियां नहीं कहूंगा इसको, नीति को जो एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं उसमें कहीं खामियां हैं। तो नीति आपकी बनी हुई है, नीति को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और चूक कहां हो रही है? प्राइवेट सेक्टर से क्लियरेंसेस जो होने चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, और सरकारी तंत्र जो है वो उस क्लियरेंसेस को एक्सपीडाइट नहीं कर पा रहा है। तो इसी जो इम्बैलेंस है उसके कारण नीति पे असर पड़ रहा है। अब नीति आप कई ले आइएगा, लेकिन जब तक उस नीति को सही तरह से आप अमल में नहीं लाएंगे तब तक ये परेशानियां आती रहेंगी। तो क्या करने की आपको क्या लगता है, क्या एग्जीक्यूशन लेवल पे कहां प्रॉब्लम आ रही है, और दरअसल जो है क्या क्या कुछ करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है इनको सॉर्ट आउट कर सके? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। यूएमपीपी जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। तो इस प्रोजेक्ट को आज खड़ा होने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? आपने नीति बना दी, नीति के आपने मापदंड बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कहीं वो जो पुश चाहिए होता है वो मिल नहीं रहा है। तो वो पुश सरकार की तरफ से आना चाहिए। आपको जो नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस एग्जीक्यूटिव लेवल पे आना चाहिए। तो ये पावर मिनिस्ट्री हो सकता है, ऊर्जा मंत्रालय हो सकता है, या स्टेट लेवल पे हो सकता है, या आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो सकती है, जो कई बार अड़चने पैदा कर देती है। आपको लगता है एनवायरमेंट के सवाल आलोक जी बहुत उठने लगे हैं इस वक्त, और कोयला मंत्रालय में भी देखें तो कोल इंडिया जो कि सप्लाई करता है ज्यादातर 80% जो है पावर प्लांट्स को, वहां पर भी बहुत सारी एनवायरमेंट को लेकर समस्याएं आ रही है। ये भी एक बड़ा कारण बन गया है कि हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अवश्य, क्योंकि इसमें हुआ ये कि एक होलिस्टिक व्यू नहीं लिया गया। आज मेरा मूड किया कि मैं इस फलाने का गो को नो गो कर दूंगा, उससे हुआ ये कि जिन जिन का कोल ब्लॉक्स हमने बंद कर दिया या रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको इंपोर्ट करना पड़ा। अच्छा, इंपोर्ट जैसी शुरू हुआ और जो ये विदेशी कोल माइंस को लगा कि इनकी मजबूरी है कोयला इंडिया में इंपोर्ट करने का, तो वहां उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। उस एक्सपोर्ट टैक्स लगा के यहाँ जो जनरेशन का जो कॉस्ट होता उसका हिसाब किताब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे हो गया। सो देयरफॉर होलिस्टिक व्यू नहीं लिया गया। एक्चुअली गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि बिजली हमें चाहिए कि नहीं चाहिए,
और बिजली अगर चाहिए तो इट इज नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें गांव में बच्चों को शिक्षा के लिए बिजली चाहिए, अस्पतालों में मरीजों के लिए बिजली चाहिए, लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए बिजली चाहिए। बिजली तो अब मॉडर्न लाइफ में सबसे ही अहम मुद्दा है। इसको इम्प्लीमेंट करके इसका जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए होलिस्टिक व्यू लेके एक मिशन मोड में आना पड़ेगा। मिशन मोड में आना पड़ेगा। लेकिन आइए, ये जो है राजेंद्र जी वो कहता है कि भारत को जितनी बिजली की जरूरत है उसके लिए 135 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो तमाम जो कारण है उसमें बहुत सारे कारण ये भी बताए जाते हैं कि जो पावर स्टेशन है वहां पर जो है मशीन्स पुरानी है, टेक्नोलॉजी वहां नहीं है, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं से आ नहीं रहा है। हाँ, जो निवेश आना है वो निजी क्षेत्र से आना है। ये सरकार ने साफ तरीके से बता दिया है कि हम जो सरकार है वो एक अपना निवेश लगाएगी और बाहर से जो निजी निवेश आना है या जो डोमेस्टिक निवेश है वो भी आना है। लेकिन क्या सरकार ने वैसा माहौल तैयार किया है कि जो निजी निवेश है, ये जो आज के कल रात का जो हादसा हुआ है, क्या ये निजी निवेशकों को एक कॉन्फिडेंस देगा, उनको हतोत्साहित करेगा शायद? नहीं, हो सकता है कि जिस तरह से आपके रेगुलेटरी इश्यूज हैं, रेगुलेटरी, क्योंकि ये रेगुलेशन का मामला है, यहाँ पे अगर रेगुलेशन ढंग से होता तो शायद आपके ये सवाल खड़े नहीं होते। और निजी निवेशक जो है वो रेगुलेशन को देखता है, दो चीजों को देखता है, एक तो रेगुलेशन देखता है और दूसरा वो माहौल, क्या सरकार वो माहौल दे पा रही है जिस माहौल में वो अपने निवेश कर सके और उससे प्रॉफिट बना सके। तो ये दोनों चीजें इस वक्त लानी जरूरी हैं। कहीं ना कहीं हम रेगुलेशन में चूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम माहौल जो बनाने में, जिसको एनवायरमेंट कहते हैं, उसको बनाने में चूक कर रहे हैं। अगर इन दोनों चीजों को अगर ढंग से देखा जाए तो ये निवेश जो कमी आईएए ने बताई है ये पूरी की जा सकती है। दूसरा, हमें उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है जो क्षेत्र इस वक्त मतलब ऊर्जा में, आपका सौर ऊर्जा हुआ या पवन ऊर्जा हुई, इन क्षेत्रों में भी हम लोगों को थ्रस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे भी निवेश की जरूरत है, सौर ऊर्जा में तो बहुत ज्यादा। और तकनीकी, जो बात आपने कही, तकनीकी हम लोगों की कमी काफी है और इस वक्त हम लोगों को उस तकनीक की जरूरत है ताकि हम लोग निवेश के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकें, ताकि हमारे जो देश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग का बेस बना सकें। तो ये एक कड़ी है, एक कड़ी बनती जाती है। अगर आप एक चीज सही करें तो वही है कि अगर आप रेगुलेशन और माहौल तैयार करें तो ये सब चीजें अपने आप बैठती जाएंगी, अपने आप बैठते हैं। लेकिन इसके लिए जो है बहुत हद तक जो है सही नीतियां और साथ साथ उनका एग्जीक्यूशन जो है उन सबको देखना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कुछ और बड़े सवाल जो रह गए उन पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए जानने का चर्चा में। उसके कारण कोलैप्स हुआ, उसके कारण जो पावर क्राइसिस उत्तर भारत ने झेला, आज उसी पर हम बात करें डॉक्टर आलोक सिन्हा और एम राजेंद्रन जी से। आलोक जी, कुल मिलाकर अगर देखें तो जो देश में ऊर्जा का क्षेत्र है, आप उसकी तस्वीर इस वक्त बहुत, आपको लगता है कि बहुत चिंताजनक है? क्योंकि अगर तीन मुख्य हम देख लें कि पावर जनरेशन, अगर देखें उत्पादन की हम बात करें तो उत्पादन में हम लोग जो है पीछे जा रहे हैं। अगर उसके बाद ग्रिड के सिस्टम पर आते हैं, वहां मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट हमने देखा बीती रात को, और जब मैनेजमेंट से नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो वहां बहुत सारे फेलियर हैं, कंपनीज जो है वो कहती है घाटे में। तो जो तीन बड़े स्तर हैं, तीनों स्तर पर हम देख रहे हैं कि वहां लगातार जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो क्या तस्वीर बहुत खराब है क्या? देखिए, तस्वीर खराब इसलिए कि इसको वो अटेंशन नहीं दिया जा रहा जो इसको देना चाहिए, पावर सेक्टर को जो। जी हाँ, इसमें होता है कि इट इज क्राइसिस ड्रिवन। जब क्राइसिस हो जाता है तब काफी इंक्वायरीज होते हैं और काफी डिबेट्स होते हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम सो जाता है। इसको एक्चुअली ये रियलाइज करना चाहिए सिस्टम को कि विदाउट अ सस्टेन्ड अटेंशन ऑन पावर, ये पावर जनरेशन में उतना ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और जब पावर सेक्टर में इंक्रीज होगा, जब इसमें सबका ध्यान जाएगा तो अपने आप ही मेंटेनेंस के ऊपर भी ध्यान जाएगा। अभी हो ये रहा कि उसमें फुटकर टाइप अटेंशन दिया जा रहा है। इसलिए कल रात को जो हादसा हुआ इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये एक अननेसेसरी मेंटेनेंस एरर था। राजेंद्र जी, जब हमने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जब की थी, साइन की थी, उस वक्त जो है ऊर्जा को लग रहा था बहुत फोकस दिया जा रहा है और ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकार न सिर्फ परंपरागत बल्कि गैर परंपरागत स्रोत उन पर भी बहुत काम करना चाहती है। अचानक फिर ये जो तस्वीर का रुख बदला, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए,
इसमें काफी चीजें नीति पे आ जाती हैं कि नीति आपने माहौल बनाया नहीं, कि जो आईएई में या आईएई ने बताया या जिस तरह से हमने यूएस के साथ ट्रीटी साइन की, उसके बाद हम लोगों को ये उम्मीद होनी चाहिए थी कि बाहर से निवेश आएगा और टेक्नोलॉजी भी आएगी और यहाँ पे उस टाइप के परियोजनाएं लगाई जाएंगी जो न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकें। लेकिन आज के दिन पे देखिए हम लोग गैस तक संभाल नहीं पा रहे हैं। गैस के जो मुद्दे हैं वो या तो कहीं कानून के उसमें फंसे हुए हैं और कुछ जो है वो नीतियों में फंसे हुए हैं। तो जब आप गैस को नहीं संभाल पा रहे हैं, न्यूक्लियर जैसे सेंसिटिव इश्यू जिसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज काफी आएंगे, आपकी जिस तरह की टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसकी जरूरत होगी। उसके लिए हमने क्या मापदंड निकाले हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, ये कहीं पता नहीं है। मतलब आप किसी भी विदेशी या भारतीय कंपनी को पूछ लीजिए जो न्यूक्लियर पावर में आना चाहती हैं, वो कहते हैं क्लैरिटी चाहिए। तो जब तक क्लैरिटी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी या जो रेगुलेशन है वो नहीं दे पाएंगे, तब तक कुछ नहीं स्थिति बदलेगी। बहुत संक्षेप में आलोक जी आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूं, आम आदमी के मन में सवाल उठता है, इतना बड़ा देश और हम जो है 7% 8% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और सडनली जो है इस तरह का एक कोलैप्स होता है और हम लोग कोई अल्टरनेटिव सिस्टम हमारे पास नहीं है, हमारे पास बाकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। क्या चीज है ये? क्या देखिए, पहले तो हमारा ग्रोथ रेट 8-9% से घट के 5 कुछ हो गए, और उसके लिए मेन जिम्मेवार यही है कि पावर सेक्टर को निगलेक्ट किया गया है और कुछ अन्य लोग एक्टिविस्ट के रूप में इसके साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन कल जैसे रात को जो हादसा हुआ उसको 6 घंटे में इन्होंने ठीक भी कर दिया। देयरफॉर हमारे यहाँ कैपेबिलिटी पूरा है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके उसको मैनेज करके एक अच्छा सिस्टम बनाने की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, कैपेबिलिटी है लेकिन जाहिर तौर पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अनुशासन की जरूरत है और ज्यादा बिजली हम पैदा कर सके उसके लिए भी बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि देश तेजी से तरक्की करे, हम आगे बढ़ें और विकासशील से हम विकसित देश बने, तो ऊर्जा एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और बीती रात जो चेतावनी मिली उस चेतावनी के बाद शायद अब समझ जाना चाहिए, मौका आ गया है। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही। आप दोनों यहाँ पर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा में आपसे बुधवार को फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।